अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सब की दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमारी दूसरी क्लास है जी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उनके बारे में फुल ट्यूटोरियल आपको मैं दिखाऊंगी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको डिटेल में समझा सकूं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से इजीली पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। उसके बाद सबसे पहले इलस्ट्रेटर ओपन कर लेना है, इसकी न्यू फाइल ओपन कर लेनी है। उसमें एक शेप ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। स्क्वायर करो, रेक्टेंगल करो, जैसे भी है। सिर्फ एक अभी फ़िलहाल ये एक प्रैक्टिस है, मैं आपको समझाऊँगी और आपने भी अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ भी कर लेना है, ठीक है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एक शेप स्क्वायर ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने वो शिफ्ट प्रेस करके रखा, होल्ड करके शिफ्ट, उसके साथ मैंने माउस से एक शेप ड्रॉ कर ली। उसके बाद जी सिलेक्शन टूल के बारे में क्लास 1 में पढ़ा था कि पूरी का पूरा जो एलिमेंट होता है वो मूव होता है सिलेक्शन टूल से, लेकिन आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल जो होता है वो अलग से होता है टूल बार के अंदर, लेकिन जो ग्रुप सिलेक्शन टूल होता है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है उसका उनका एक ही मतलब कि आइकन होता है टूल बार के अंदर। उसके साथ छोटा सा एक नीचे एरो बना होता है। जिस जिस भी आइकन के नीचे ये एरो बना है उसका ये मतलब है कि इसके इसके रिलेटेड जो भी टूल्स हैं वो इसके अंदर ही मौजूद है। इसलिए आपने जिस जिस के साथ वो एक छोटा सा ना मतलब कि नीचे उसके आइकन के नीचे एक एरो सा बना होता है, साइड एरो, ठीक है। तो उसके ऊपर आपने ना आइकन के ऊपर 2 सेकंड के लिए ना माउस को होल्ड करके क्लिक करके रखना है, ताकि आपका ये सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो। तो अब जिस तरह मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के आइकन के ऊपर 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखा और एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, तो उसी के अंदर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का भी आइकन था और ग्रुप सिलेक्शन टूल का भी। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का जो सबसे मेन फंक्शन होता है ना, वो ये होता है कि जैसे सिलेक्शन टूल जो सिर्फ होता है ना वो पूरे एलिमेंट को मूव करता है, लेकिन जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है वो स्पेसिफिक एक या एक से ज़्यादा पॉइंट्स को मूव करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप एक टाइम में एक पॉइंट को आप मूव करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, और अगर आप एक टाइम में दो या दो से ज़्यादा एंकर्स को भी मूव करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। दूसरा इसका फंक्शन ये होता है जो कि अभी मैं कर रही हूँ कि आप जो भी नए आए हैं ना इलस्ट्रेटर, जैसे कि 2020 और उसके बाद वाले, उनके अंदर ये फंक्शन आया है। जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हो ना तो कॉर्नर पॉइंट के सामने ना दरमियान में एक ना राउंड सा एक आइकन सा शो हो रहा होता है, या उसको एंकर कह सकते हो, एक एंकर शो हो रहा होता है, ठीक है। उसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो ना तो जो आइकन है ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का, उसके साथ ना एक आर्क शो हो रही होती है। उसका ये मीनिंग है कि जब आप इस सर्कल को क्लिक करके ड्रैग करोगे ना तो वो कॉर्नर पॉइंट राउंड पॉइंट के अंदर मतलब कि कन्वर्ट हो जाएगा। एक पॉइंट से ना राउंड राउंड शेप बन जाएगी उस पॉइंट की। मतलब कि पहले था ना एक पॉइंट, तो वो 2 पॉइंट्स के साथ फिर एक राउंडेड कॉर्नर पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। तो इसकी डिटेल में आगे भी आपको समझा देती हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अभी मैं आपको 2 शेप्स के साथ मज़ीद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में समझाऊंगी। एक मैं शेप ड्रॉ करूंगी स्क्वायर की, ठीक है, और उसके बाद मैं दूसरी शेप ड्रॉ करूंगी सर्कल की, ठीक है। अब उसके बाद जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का एक तो फंक्शन हो गया कि उसकी जो आप अलग-अलग इंडिविजुअल हर एंकर पॉइंट को आप मूव कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि हर एंकर पॉइंट को आप मतलब कि राउंडेड पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको राउंड कर सकते हो। एक कॉर्नर पॉइंट है उसको राउंड कर सकते हो, ठीक है। और ये है कि अगर आप एक या एक से ज़्यादा एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपने शिफ्ट एक को सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट होल्ड करके रखनी है, और बाकी सारे पॉइंट्स भी आपने सिलेक्ट करते जाना है जो जो आपने करने हैं। उसके बाद जब आप एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हो तो ऊपर आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि कन्वर्ट, हैंडल्स हैं, एंकर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले कन्वर्ट की बात करें तो अगर एक शेप है ना, जैसे कि सर्कल है, एक मतलब कि राउंड, अगर आपके पास पॉइंट है ना एक, तो आप उसको सिलेक्ट करोगे जिस तरह की सर्कल का मैंने दिखाया। सर्कल के 4 पॉइंट्स होते हैं। अब एक पॉइंट सेलेक्ट किया, उसको कॉर्नर पॉइंट बनाना है। अब ये सर्कल से 90 डिग्री के ऊपर स्क्वायर बन गया था, ठीक है। वो कैसे बना था? वो ऐसे बना था कि जब वो राउंडेड पॉइंट था उसके एंकर्स शो हो रहे थे दोनों तरफ, लेकिन जिस टाइम ऊपर से वो वाला कॉर्नर पॉइंट वाला कन्वर्टर यूज़ किया तो वो जो राउंड पॉइंट था वो बिल्कुल एक कॉर्नर पॉइंट की तरह बन गया।
ठीक है। उसके बाद अब जब कॉर्नर पॉइंट सारे बन गए थे, उनको राउंड करने के लिए या किसी और शेप में कन्वर्ट करने के लिए, कोई भी राउंडेड शेप में, तो आप राउंड कन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हो। दोनों की सहूलत मौजूद है ऊपर, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। आप जितने भी ट्यूटोरियल्स देख लो, जब तक आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, आपको कभी भी दिमाग में कुछ भी नहीं बैठेगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको ट्यूटोरियल के साथ बिल्कुल ट्यूटोरियल को सिर्फ और सिर्फ सुनने से समझ नहीं आती, जब तक कि आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। और जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो आपको खुद से समझ आ जाती हैं। मतलब कि खुद से आपको चीज़ें जो है ना मिल जाती हैं कि अच्छा ये करने से ये होता है। उसके बाद हमें हैंडल्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें एंकर्स मिलते हैं। अब एक पॉइंट को अगर मैंने सिलेक्ट किया है ना, तो उसका माइनस, वो जो पेन टूल सा बना हुआ है ना माइनस, वो ऊपर ही दिया हुआ है, कि बजाय इसके कि पहले मैं पेन टूल में जाऊँ, फिर उसके अंदर माइनस वाले में जाऊँ, फिर उसको लेके आऊँ, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में ही ऊपर सहूलत मिल गई है कि आप सिर्फ माइनस को प्रेस कर दो तो वो आपका पॉइंट माइनस होगा। आपकी लाइन माइनस या कट नहीं होगी, वो आपकी लाइन रहेगी, शेप रहेगी, जो भी होगी शेप ही रहेगी, ठीक है। वो लाइन के अंदर कन्वर्ट या एक पाथ के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी माइनस से, सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो एंकर ऊपर आ रहा है कट का, वो कट करने से जो एंकर आपने सिलेक्ट किया है ना, वो एक एंकर जब आप कट ऊपर वाला सिलेक्ट करोगे तो वो 2 पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो शेप आपने ड्रा की हुई थी वो शेप अब नहीं रहेगी, वो एक पाथ बन जाएगा, ठीक है। वो एक लाइन बन जाएगी, क्योंकि जब वो एक शेप टूट जाएगी, एक पॉइंट से अलग अलग 2 पॉइंट्स बन जाएंगे, तो वो जो शेप थी, जब देखो ना, जब क्लोज्ड पाथ होता है तो शेप होती है, जब पाथ ओपन हो जाता है तो वो शेप नहीं रहती, वो लाइन बन जाता है, ठीक है। तो ये है कि अब अगला है कि डिलीट करने के लिए आपने जो भी पॉइंट डिलीट करना हो, आपने एंकर को सिलेक्ट करना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और उस जो कीबोर्ड के ऊपर डिलीट का बटन होता है ना, आपने वो प्रेस करना है, तो वो डिलीट हो जाएगा पॉइंट। मतलब कि वो लाइन भी ख़त्म हो जाएगी। माइनस से लाइन नहीं ख़त्म होती, लेकिन डिलीट करने से वो लाइन भी ख़त्म हो जाती है। इसका यही मतलब है कि सिर्फ़ और सिर्फ माइनस पॉइंट करने से आपकी शेप बरकरार रहती है, लेकिन जो होती है ना कट और डिलीट, इनसे आपकी लाइन भी ख़त्म हो जाती है। वो जो शेप थी वो शेप नहीं रहती, वो एक पाथ बन जाता है, एक लाइन बन जाती है, ठीक है जी। क्लोज्ड पाथ नहीं रहता, ओपन पाथ बन जाता है। अब आप देखेंगे कि एक स्क्वायर से मैं राउंडेड स्क्वायर बनाऊंगी और उसके बाद सर्कल बन जाएगा, ठीक है। वैसे तो हमें हर तरह के शेप की सहूलत होती है कि देखो ना, जब हम शेप टूल के अंदर जाते हैं तो हर तरह की शेप हमें मिल जाती है, और जो नहीं होती वो हम खुद पेन टूल से ड्रा कर लेते हैं। तो हर तरह, अब मैंने ये स्क्वायर का क्यों किया है, पॉइंट ला किए सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हर तरह किसी भी किस्म की जो शेप आपने ड्रा किया है, उसको आप ऊपर से जो हैंडल्स आते हैं, ऊपर से जो एंकर आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखो कि मैं अब स्क्वायर से ना बाकी 2 शेप्स किस तरह से बनाते हैं। ये हो गई जी कन्वर्टर्स की बात, कि आप पॉइंटेड जो कॉर्नर्स होते हैं उनको राउंड में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद जो राउंड एजेस होते हैं उनको आप पॉइंटेड में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी शेप्स हो जाती हैं कि जिनमें हमें करना होता है, राउंडेड को पॉइंटेड में कन्वर्ट करना होता है, और पॉइंटेड को राउंडेड में। तो ये एक बड़ी सहूलत मिल गई है हमें एडोब इलस्ट्रेटर में, कि हमें ऊपर पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम इजीली कर सकते हैं और उनको बाद में अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, तो अभी आपने देखा कि मैंने शेप्स को कन्वर्ट किया, जितने भी इसके फंक्शन थे इंडिविजुअली, वो मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। अब बारी आती है कि जो कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होती हैं उसके अंदर कैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ किया जाता है, तो अब उसका प्रोसेस देख लेते हैं। कि अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी पिछली वीडियो का भी पार्ट है।
जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में 4 शेप्स ड्रा की, ठीक है? अगर आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो सिलेक्शन टूल के, उसके अंदर भी मैंने आपको सारा समझाया था कि ये अब शेप है ना, 4 मैंने शेप्स ड्रा की, 90 डिग्री के ऊपर स्क्वायर ड्रा किया, फिर उससे छोटा 4 शेप्स ड्रा कर ली, उसके अलग-अलग कलर्स कर लिए, फिर इन चारों को मैंने ग्रुप कर लिया। जब ग्रुप कर लिया तो जो सिलेक्शन टूल है वो ग्रुप के अंदर अलग से एक एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं करता, ठीक है? ग्रुप के अंदर जब भी सिलेक्शन टूल से आप सिलेक्ट करोगे तो पूरा का पूरा ग्रुप सिलेक्ट होगा। अगर आप एक एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको पहले उसको अनग्रुप करना पड़ेगा। अभी आप देखोगे मैंने एक ग्रुप किया, एक ग्रुप की कॉपी ली, ऑल्ट प्रेस करके उसको होल्ड करके फिर माउस से क्लिक करके उसको ड्रैग किया एक स्पेसिफिक शेप के ऊपर, ठीक है? तो मैंने एक कॉपी ले ली, तो फिर कंट्रोल डी प्रेस करती गई तो वो पेस्ट होती गई बाकी की जो कॉपीज़ हैं, ठीक है? मुझे एफर्ट नहीं करनी पड़ी कि दोबारा से मैं कॉपी लूँ, फिर पेस्ट करूँ, फिर कॉपी लूँ, फिर पेस्ट करूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंट्रोल डी का ये फंक्शन होता है कि अगर आपने एक कॉपी किसी भी एलिमेंट की ली है एक स्पेसिफिक शेप के साथ और एक स्पेसिफिक स्पेस के साथ, तो उसी स्पेसिफिक स्पेस शेप और डायमेंशंस के साथ जब आप कंट्रोल डी प्रेस करते हो तो वो बाकी की भी कॉपीज होती रहती हैं, ठीक है? मैंने आपको पिछली क्लास में सारा एक्सप्लेन कर दिया था। अब आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ ग्रुप आइटम में भी हम किस तरह से अलग से किसी भी शेप को कर सकते हैं यूज़, ठीक है? मतलब एक अगर ये 4 शेप्स हैं और इनको ग्रुप किया हुआ है, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? इससे हम लोग ग्रुप आइटम में से भी हर शेप को अलग से उसकी शेप्स, उसके डायमेंशंस, उसके पॉइंट्स चेंज कर सकते हैं। अगर कर्व करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जैसा भी करना चाहो, ठीक है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को हम ग्रुप आइटम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और रही ग्रुप सिलेक्शन टूल की बात, तो ये ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाना था कि वो ख़त्म होने का नाम ही ले लेता, ठीक है? तो अगर ग्रुप सिलेक्शन टूल आप देखना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आप जाके देख लें, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड स्क्रीन के ऊपर उसका लिंक दे दूँगी, आप मस्ट देख लेना ताकि आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन टूल का पता चल जाए। वो इस वजह से कि ये दोनों बहुत सिमिलर होते हैं, जिसकी वजह से बस थोड़ा बहुत इन दोनों में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इनको एक ही आइकन के अंदर रखा जाता है, ठीक है? तो आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो देख लेनी है। ठीक है जी, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।